किसी एक राज्य के चुनावों पर इतनी नजर देश की कभी नहीं रही होगी जितनी इन दिल्ली के चुनावों पर रही है। और ये तो राज्य भी नहीं है, पूर्ण राज्य भी नहीं है, लेकिन मोदी के रथ को देखना है सबने। सबने देखना है आम आदमी पार्टी की राजनीति का क्या होता है। एग्जिट पोल अभी तक 3 बजे तक के जो आंकड़े आए उनमें आम आदमी पार्टी को आगे बता रहे हैं। सभी एग्जिट पोल आगे बता रहे हैं, सरकार बनाती बता रहे हैं। और बीजेपी कह रही है 3 से 6 के आंकड़े तो बाकी हैं। 6 बजे तक वोटिंग हुई है, 3 बजे तक पोल हैं। ये 3 से 6 के आंकड़े में सारी उम्मीद है। 6 बजे तक जो वोटिंग हुई है वो भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। 6 बजे तक के आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए 8 बजने का इंतजार था सबको, खासकर बीजेपी को, कि क्या होता है। वोटिंग 6 बजे तक जो हुई है वो 68% के पार जा रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। ये पहले वोटिंग के आंकड़े देख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको ओपिनियन पोल 6 बजे तक का क्या कहता है। नेहा। बिल्कुल किशोर, फाइनल एग्जिट पोल की तस्वीर। सबसे पहले वोट प्रतिशत के मामले में 2013 में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 25% था। फाइनल एग्जिट पोल शाम 6 बजे तक की तस्वीर क्या कहती है? ये घटकर 15% हो गया है। सीधे सीधे 10% का नुकसान कांग्रेस पार्टी को एबीपी न्यूज नीलसन के फाइनल एग्जिट पोल में। 10% का नुकसान। वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 15% हो गया है। बात बीजेपी की कर ले, 34% वोट शेयर था बीजेपी का है। आपको बता दें ये फाइनल एग्जिट पोल 2013 में था 33%, यानी फाइनल एग्जिट पोल कह रहा है कि 1% का इजाफा हुआ है बीजेपी के वोट प्रतिशत में। क्या ये सीटों में तब्दील होगा, देखना दिलचस्प होगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2015 का एग्जिट पोल 41%, भारी उछाल आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में। ये बहुत कम था। ये आपको बता दें कि अगर 2013 की बात करें तो 29% वोट शेयर था, तो देखिए 12% का बड़ा जंप मारा है आम आदमी पार्टी ने। तो बड़ी तस्वीर आपके सामने, आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में भारी उछाल, 12% का फाइनल एग्जिट पोल ये तस्वीर दे रहा है। बीजेपी के वोट प्रतिशत में 1% का महज उछाल और कांग्रेस पार्टी को 10% का नुकसान हुआ है। तो आम आदमी पार्टी फाइनल एग्जिट पोल में भी वोट प्रतिशत के हिसाब से सबसे आगे, 12% का उछाल। किशोर, तो देखा आपने, आखिरी ये 6 बजे तक का फाइनल पोल जो है वो बता रहा है आम आदमी पार्टी को 12% वोट प्रतिशत में फायदा हुआ है और कांग्रेस को नुकसान हुआ है 10% का। बीजेपी लगभग वहीं की वहीं है जहां 2013 में थी। एग्जिट पोल के ये फाइनल आंकड़े हैं, सीटों के भी बताएंगे आपको, लेकिन इन आंकड़ों पर ही, फाइनल आंकड़ों पर ही उम्मीद टिकी थी बीजेपी की जब 3 बजे तक के आंकड़े आए थे। और फाइनल आंकड़ों में वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का नहीं बढ़ा है उतना। बीजेपी का नहीं बढ़ा है, आम आदमी पार्टी का बढ़ा है। भारी उछाल, आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 12% बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले, यानी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले। शेष नारायण जी अभी सीटें बताते हैं, लेकिन ये तो जो बीजेपी मान रही थी वैसा नहीं हो रहा है। 10% से ज्यादा का बढ़ोतरी होती है और कंपिटिटिव पार्टी ऑलमोस्ट डायरेक्ट इलेक्शन है, कांग्रेस इरेलीवेंट है, तो ये इसको 2/3 या 3/4 चाहे जो कह लो, इट्स ए क्लीन ह्यूज स्वीप। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं बीजेपी से, आशीष केतान हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से, और संजय झा हमारे साथ हैं कांग्रेस से। सुधांशु जी, 6 बजे तक का आंकड़ा फाइनल भी आ गया। बढ़त हो रही है, जरूर हो रही है, लेकिन 1% की आपकी और 12% की आम आदमी पार्टी की। देखिए, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। हम मगर परिणाम का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, अनुमान का विश्लेषण कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और के विषय में आपके चैनल ने ही जो अंतिम सर्वे दिखाया था, अगर आपको याद हो, उसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न भी आपसे किए थे, तो उसने लगभग 46-47% वोट आम आदमी पार्टी को दिखाया था। अब अगर एग्जिट पोल में देखें तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सर्वे आए हैं उन्होंने भिन्न भिन्न सर्वे एजेंसीज ने जो ओपिनियन पोल में दिखाया था उनका वही पैटर्न एग्जिट पोल में भी है। आपके उसमें माने तो 46% से यदि वो 41% मान रहे हैं, तो इसका मतलब यदि 5% या 6% की कमी है ओपिनियन पोल के मुकाबले एग्जिट पोल में, तो मैं मानता हूं ये ट्रेंड दूसरे दिशा में नजर आ रहे हैं। तो जब फाइनल ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के तो मेरा मानना है यह दिशा ऐसी आएगी। सुधांशु जी, तो ये तो आप कहीं से भी उम्मीद जगा लेते हैं, लेकिन फिर भी मतलब इसलिए कह रहा हूं, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के वोट के ट्रेंड में उम्मीद दिख रही है अब आपको? नहीं, ओपिनियन पोल में मैं कह रहा हूं जिसने ओपिनियन पोल में जितना अंतर दिखाया था पार्टियों का, जिन्होंने हमको भाजपा आम आदमी पार्टी को नेक एंड दिखाया था, एग्जिट पोल में लगभग नजदीक दिखा रहे हैं। जिन्होंने अंतर दिखाया था वो अंतर दिखा रहे हैं, जिन्होंने भारी अंतर दिखाया था वो भारी अंतर दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी का यह दूसरा चुनाव है।
आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति में एक अलग प्रकार की राजनीति को लेकर आई है। यद्यपि चुनाव समाप्त हो गया तो मैं उसको लेकर बहुत तीखी बातें नहीं करना चाहूंगा, मगर कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट जो कि थोड़ा सा अराजकता टाइप की राजनीति होती है उसको लेके आई है। तो जो वामपंथी रुझान के लोग भारत के इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट में और मीडिया एस्टेब्लिशमेंट में थे, जिनके लिए फॉल ऑफ सोवियत यूनियन और फॉल ऑफ बंगाल के बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया था, उनको भी इसमें बड़ा आकर्षण दिखाई पड़ रहा है। सुधांशु तो जी, इस कारण से भी देखिए आप, एक बात हुई कि 2013 में, एक मिनट मुझे वाक्य पूरा कर लेने दें, 2013 में आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया गया, 2014 के लोकसभा में ओवर एस्टिमेट किया गया। तो यह चुनाव पहला चुनाव होगा जो इस बात का निर्णय करेगा कि ये न्यूट्रल और स्वस्थ एनालिसिस था या इसमें अच्छा मैं शंकर के सवाल पर आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन में आशीष खेतान और संजय झा का भी जाऊंगा। इससे पहले हमें सीटें भी बतानी है, लोग इंतजार कर रहे हैं सीटें कितनी हो रही हैं। अब ये आशीष, सुना आपने सुधांशु जी क्या कह रहे हैं? उनको उम्मीद है कि ये वोट परसेंटेज में भी ट्रेंड है कुछ। मैं सुधांशु जी की आधी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस तरह के एग्जिट पोल्स पे बहुत ज्यादा हमें मैं आपकी एग्जिट पोल्स पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन पिछली बार भी एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी को, सी वोटर ने, एसी निल्सन मार्ग ने 5-5, 6-6 सीटें दी थी और हमारी 28 सीटें आई थी। लेकिन सुधांशु जी का ये कहना, पहले हमको नक्सल बोलते थे, अराजकवादी बोलते थे, अब लेफ्टिस्ट बोल दिया। मुझे लग रहा है कि मुद्दों की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी आज देश की एक नई उम्मीद है। हम एक देश में नई राजनीति लेकर आए हैं और हमारे पास किसी विचारधारा का कोई बैगेज नहीं है। आज इनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इनके अंदर जो रूढ़िवादी ताकतें हैं, जो रिग्रेसिव ताकतें हैं, मिडीवल ताकतें हैं, जो लड़कियों को जीन्स पहनने से रोकना चाहते हैं, जो लव जिहाद की बात करते हैं, वो इनकी पार्टी को पीछे धकेलते हैं। हमारी पार्टी बिल्कुल नई है, उसके कोई बैगेज नहीं है। अब देखिए चुनाव हो चुका, एग्जिट पोल पे हम बात कर रहे हैं। हम गोलवालकर साहब की किताब उठा के नहीं देखते आपकी पार्टी क्या है, उनकी पार्टी क्या है, ये वाला कैंपेन अभी। इसी तरह हम मार्क्स की कोई किताब, जो सुधांशु जी ने कहा ना, सुनिए, जो सुधांशु जी ने कहा उस पर यहाँ हमारे साथ बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, और आपने जो कहा उस पर भी बहुत लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं संजय आपका एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा क्योंकि मुझे सीटें बतानी है। संजय। नहीं जरूर, देखिए किशोर, इसको मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि इस चुनाव में हुआ क्या है। हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने सपोर्टर्स हैं, और मैं आपके एग्जिट पोल की इज्जत करता हूं, हम आपके एग्जिट पोल को मानते हैं क्योंकि लग रहा है कि औसत में, एवरेज में सब पोल यही बता रहे हैं। तो मैं इस बात को कहने में मुझे कोई हिचकिचाना नहीं है कि कांग्रेस के जो सपोर्टर्स, जिन्होंने शायद देखा होगा कि 8 सीट हमें 2013 में मिली थी, वहां से 8 से 35 बोलना शायद कांग्रेस के लिए उनको ज्यादा मुश्किल लगा। तो उनको लगा कि यदि आम आदमी पार्टी 28 पे है तो शायद उनको उन्होंने सपोर्ट करके 28 से शायद ऊपर बढ़ाया है। लेकिन सबसे बड़ा, इसीलिए मैं समझता हूं कि आपको शायद उससे गेन मिला होगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि यहां पर किशोर जी, कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि ये चुनाव 10 तारीख को सफल हुई, जैसे आप अभी बता रहे हैं, आपके आंकड़े यदि सफल हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा एक सदमा, और मैं समझता हूं कि उनके लिए एक धक्का है। संजय बड़ी बात कह रहे हैं आप कि आपको जिन्होंने वोट दिया था उनको लगा कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी रोक सकती है, इसलिए आपको न देके बीजेपी को दिया जाए। सीटें कितनी आ रही हैं यहाँ पे? सीटों के बहुत इंतजार हो रहा है कि इन वोटिंग आंकड़ों के साथ सीटें कितनी आ रही हैं आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की और कांग्रेस की, वो देखते हैं नेहा के पास। तो हमारा फाइनल एग्जिट पोल अब सीटों के बारे में आपको बताएगा। 2013 में कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन फाइनल एग्जिट पोल क्या कह रहा है? 1 सीट, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आ रही है, सीधे 7 सीट का नुकसान जो आप इसमें देख रहे हैं। यानी 10% वोट शेयर घटा तो देखिए 8 से 1 पर आ गई कांग्रेस पार्टी। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। 32 सीटें 2013 के चुनाव में आई थी। 2015 का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? 26 सीटों पर आ रही है बीजेपी, सीधे 6 सीटों का नुकसान। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका दिल्ली की सियासत में। फाइनल एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी को दे रहा है 26 सीटें। अब बात आम आदमी पार्टी की। 2013 में 28 सीटें आम आदमी पार्टी की थी और 2015 का फाइनल एग्जिट पोल दिल्ली की जनता कह रही है 43 सीटें आम आदमी पार्टी को, यानी बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गई आम आदमी पार्टी। सीधे 15 सीटों का फायदा आम आदमी पार्टी को। और इसके
साथ ही न सिर्फ बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है बल्कि 43 सीटें लेकर अपने दम पर अरविंद केजरीवाल सरकार बना रहे हैं दिल्ली की सियासत में। एबीपी न्यूज नीलसन का फाइनल एग्जिट पोल, बड़ी खबर इस वक्त की एग्जिट पोल के फाइनल आंकड़े, आम आदमी पार्टी नंबर 1 बनती दिखाई दे रही है। 43 सीटों का अनुमान आम आदमी पार्टी को 2013 के मुकाबले सीधे सीधे 15 सीटों का फायदा, बीजेपी 26 सीटों पर सिमट रही है। 2013 के परफॉर्मेंस से खराब 6 सीटों का नुकसान और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन रही है। एबीपी न्यूज नीलसन का एग्जिट पोल ये बड़ी तस्वीर दे रहा है जहां आम आदमी पार्टी को 43 सीटें मिल रही हैं। किशोर, बीजेपी जिस 6 बजे के आंकड़े से उम्मीद लगाई बैठी थी उसमें और नुकसान होता दिख रहा है, यानी 26 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्लियर विनर। 43 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक, और कांग्रेस सिमटकर सिर्फ 1 पर रह जा रही है, सिर्फ 1 पर रह जा रही है और आम आदमी पार्टी 43 सीट लेके जा रही है। 43, 26, 1 ये 6 बजे के इस आंकड़े की उम्मीद थी आपको, सुधांशु जी? देखिए, जैसा कि किरण बेदी जी ने बोला था, हमें ये उम्मीद थी कि जो 3 बजे के बाद 6 बजे के बीच का जो वोटर आएगा वो मत प्रतिशत हमारी तरफ आएगा। हम आपके एग्जिट पोल का अगर विश्लेषण करें तो उसके अनुसार ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, परंतु हम पुनः ये बात कह रहे हैं कि हम परिणाम का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हम अनुमान का विश्लेषण कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपके एग्जिट पोल में दिखाया गया कि मत प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में कोई खास अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ह्यूज डिफरेंस जो दिख रहा है वो कांग्रेस का मत प्रतिशत घटकर आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। जो तो संजय जी ने जो बात कही कि जैसे उन्होंने यह कहने का प्रयास किया जैसे भारतीय जनता पार्टी की के अंदर से जमीन खिसकी और उदय हुआ, वो उस बात को लेकर आशान्वित हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा ये वास्तविकता में आया कहां से। जो कांग्रेस जो राजनीति की बहुत चतुर खिलाड़ी है, आम आदमी पार्टी का जब उद्भव हुआ 2010 का जुलाई का महीना था, जब 2G और 3G को लेकर संसद का पूरा सत्र नहीं चला, वहां से आंदोलन शुरू हुआ, तो उस समय ये लड़ाई आपकी और आम आदमी पार्टी की थी इस बार। ये शंकर का सवाल है, शंकर अय्यर का सवाल है। तो कांग्रेस ने ये सोचा, सुधांशु, कांग्रेस को छोड़ दीजिए 1 मिनट। आप थोड़ी देर पहले आपने एक बड़ा विवादास्पद बात कहा, आपने कहा कि लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स फिर आई है। क्या एक्सट्रीम लेफ्ट अराजकता को दिल्ली जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, मिडिल क्लास शहर है, अगर उसमें 41% वोट और 43 सीट्स आती है, ये आपके सरकार के बारे में क्या कहती है? देखिए, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी की जो परीक्षा होती है जब वो लंबे समय राजनीति में रह लेती है तब होती है। जैसे उदाहरण के लिए जब ये नहीं, लेकिन 8 महीने में ये हो जाए, 8 महीने में ये हो जाए। अभी 8 महीने पहले सिर्फ 10 सीट पर आगे थे वो और 60 सीट पर आप आगे थे। देखिए, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। भाषा सिंह जी का इसी से जुड़ा सवाल आशीष से। आशीष जी, एक सवाल आपसे है कि अगर ये चुनाव जो अभी हुए हैं अगर 8 महीने पहले होते तो आपको लगता है कि यही स्थिति होती आपकी? नहीं, मैं बहुत टेम्प्टेड हूँ इस समय कि मैं आम आदमी पार्टी की टोपी उतारकर पुराने पत्रकार की टोपी पहन लूँ और आपके साथ बैठकर खुली तरीके से चर्चा करूं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर 8 महीने पहले ये चुनाव होते तो हमारी स्थिति शायद बहुत खराब होती। आपने बिल्कुल सही कहा कि मई के चुनाव में हम सिर्फ 10 सीटों पे आगे थे, भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों पे आगे थी। अगर उसके ठीक बाद असेंबली चुनाव होते तो शायद वो 10 से बढ़कर सीटें 20 हो जाती, इससे ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन पिछले 8 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार देखी है दिल्ली की जनता ने, इन्होंने सारे वादे भूल गए, सारी जो इन्होंने कस्में खाई थी वो भूल गए। महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार पर वैसे कि वैसा ही बना रहा बल्कि और बढ़ गया। विमेन सिक्योरिटी पे कुछ नहीं किया। बिजली पानी पर इन्होंने मैनिफेस्टो लिखकर किया। आपको बता दें सबसे बड़ी बात क्या है इस चुनाव की, पूरी नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी है। मैनिफेस्टो तक नहीं लेकर आए। राजनीति में, लोकतंत्र में न्यूनतम होता है, करार होता है मैनिफेस्टो राजनीतिक पार्टी और जनता के बीच में, क्योंकि इस बार ये बिजली पानी पर कोई वादा करना नहीं चाहते थे।
इस बार भ्रष्टाचार पे कुछ बात कहना नहीं चाहते तो मैनिफेस्टो तक नहीं लेकर आए। सुधांशु जी, ये जो आशीष जो बात कह रहे हैं इसी से जुड़ा सवाल शीला का भी है। शीला रावल का एक सवाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 8 महीने में क्या किया? आपको किस बात का ज्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है? अगर ये अनुमान है जिसमें 1 साल आपने देरी की, उसका आपने दिल्ली के नेताओं को बाजू पे कर किरण बेदी को लाए उनका, या मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई है उसका? देखिए, इसका तो विश्लेषण हम परिणाम आने के बाद करेंगे, मगर अभी आशीष खेतान जी ने कहा, जो शंकर जी ने प्रश्न पूछा था, मैं उसके ऊपर ये कहना चाहूंगा। जो आपने कहा ना कि कुछ समय में ऐसा क्यों लगने लगा, आप देखिए 2 साल के अंदर इस दिल्ली के चुनाव में क्या नजर आया। 2 साल आम आदमी पार्टी की राजनीति को हुआ है। राजनीति की जितनी क्षुद्रताएं हो सकती हैं, जितनी निम्न राजनीति के स्तर हो सकते थे, शराब बांटने से लेके काले धन को व्हाइट करने तक, और किसी विज्ञापन की प्रतिक्रिया में खुलेआम जाति का प्रयोग करने से लेकर धार्मिक फतवे। सुधांशु जी, चुनाव खत्म हो गए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, सुधांशु जी, चुनाव खत्म हो गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं चुनाव खत्म हो गया था, तो आशीष जी ने जो बोला था उसका उत्तर देना आवश्यक था। आम आदमी पार्टी ने यदि घटियापन किया तो भारतीय जनता पार्टी कोई बची नहीं इससे। सवाल ये है, क्या ये रिजल्ट यदि यही आते हैं तो क्या ये मोदी जी के सरकार के लिए मैंडेट होगा? जो कहना चाह रहा हूं नहीं है तो फिर वोट मांगते समय लंबी चौड़ी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई क्यों जा रही थी? मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए, इन्होंने जो बात कही, मैंने जो कहना चाह रहा था वो ये था कि शॉर्ट स्पैन में इनके अंदर वो परवर्जन्स नजर आ रहे हैं। जब लंबी राजनीति होती है तब स्थायी परीक्षा होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति की इकलौती पार्टी है। 63 साल से हमने अपना स्टेटस बढ़ा के कांग्रेस से बड़ा किया। बाकी कई लोग आए और खत्म हो गए, क्योंकि राजनीति को बढ़ा के रखने के लिए जो एक परिपक्व संगठन चाहिए, परिपक्व कार्यकर्ता चाहिए, उस पे बात नहीं हो रही है विचारधारा चाहिए। वो सवाल ही नहीं आपसे। मैं रोक रहा हूं आपको। अरविंद केजरीवाल का बयान आया है, जो बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। एग्जिट पोल पर ट्वीट किया उन्होंने, माय सिंसियर थैंक्स एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल सेल्फलेस volunteers of Aam Aadmi Party who worked round the clock for their country. आम आदमी पार्टी इज बिकॉज ऑफ यू। अपने सभी कार्यकर्ताओं का, वॉलंटियर्स का उन्होंने धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई है कि एग्जिट पोल जैसे ही नतीजे हो। माई ग्रेटिट्यूड टू डेलियाइट्स फॉर देयर सपोर्ट। यू आर सो अमेजिंग। यू रिजेक्टेड पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। होप फाइनल रिजल्ट्स आर एज पर एग्जिट पोल्स। उन्होंने वॉलंटियर्स का धन्यवाद किया है और दिल्ली की जनता को समर्थन के लिए धन्यवाद कहा है इस ट्वीट पर। तो काफी आश्वस्त दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। रशीद किदवई हमारे साथ है। रशीद, अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर क्या कहेंगे आप? मैं आशीष से पूछना चाहता हूं, आशीष से ट्वीट पे उन्होंने देश का नाम लिया, कंट्री कहा है, तो क्या आपका क्या प्लानिंग है? क्या बिहार बंगाल में आप गैर भाजपा सरकारों के साथ, पार्टियों के साथ में मिलकर आप आगे बढ़ेंगे? देश में हम नई तरह की राजनीति करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम किसी तरह का बैगेज, हिस्टोरिकल बैगेज नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई मार्क्स की किताब उठाएंगे, गुरु गोलवालकर की कोई किताब उठाएं और उसमें देखें कि क्या लिखा था 70 साल पहले। ये नई पार्टी है, युवाओं की पार्टी है। और जो आपने बात कही कि हम देश भर में हम एक्सपेंड करेंगे, हम देश भर में एक्सपेंड करेंगे। नहीं, सवाल ये, हम सिर्फ दिल्ली के चुनाव का आशीष सवाल ये देखिए, नीतीश जी ने आपको सपोर्ट किया, ममता जी ने आपको सपोर्ट किया, क्या आप उन लोगों के साथ मिलकर राजनीति करेंगे? वही बात पूरी कर रहा हूँ। हाँ, वामपंथी दलों ने सपोर्ट किया, उन सबके साथ मिलकर राजनीति करेंगे, एंटी बीजेपी राजनीति देश भर में? मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं रखती। हम ना किसी व्यक्ति का विरोध करने यहाँ पर आए हैं, न किसी एक पार्टी के विरोध करने यहाँ पर आए हैं। जैसे हमने कहा कि हम देश में नई राजनीति लाए हैं, कि देश में जो अब तक राजनीति पर खास आदमियों की पकड़ थी उसको खत्म करने आए हैं। अब देश में आम आदमी की पकड़ होगी, वो राजनीति करेगा, वो नीतियां बनाएगा और डेवोल्यूशन पावर होगा, असली स्वराज आएगा। और उसमें जो भी हमारे साथ आना चाहे, दूसरी पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं, वो हमारे साथ आना चाहे, हमारी विचारधारा को अपनाए। हम जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं उसको अपनाए। तो जो भी सहयोग जहां से आ रहा है उसको लेने के लिए तैयार है। लेकिन हम जिस बड़ी बात करें, आप बड़ी बात करें कि आपकी राजनीति को जो भी अपनाए, जो भी साथी अपनाए, वो आपके साथ आए, आप उसको साथ लेने के लिए तैयार हैं।
आप बस ये बता दीजिए कि 8 महीने पहले जो स्थिति थी दिल्ली में और आज जो स्थिति, लेकिन हम ना दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे। आप ये बता दीजिए कि स्थिति में क्या बदलाव है कि जो आपकी फ्री लिस्ट जो बढ़ती चली जा रही है पिछले 8 महीनों में, नई नई बातें फ्री उसमें ऐड हो गई हैं। आज स्थिति और व्यवस्था कैसे बदल गई है कि आप उसको पूरा कर पाएंगे जो 8 महीने पहले नहीं दे पाए थे? उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जब 28 सीटें आई तो आप लोगों ने तय कर लिया देश भर में चुनाव लड़ना, और अब जब वापस उस लोकसभा में आशीष जी, मैं आप एक तो 28 सीटें आने के बाद आप लोगों ने देश भर में लड़ना चुनाव तय कर लिया, लोकसभा में सफलता नहीं मिली तो वापस आप लोगों ने तय किया कि हम दिल्ली ही केवल लड़ेंगे। अब जब दिल्ली आप लोगों ने जीत लिया, जैसा तमाम तरह के एग्जिट पोल में आ रहे हैं, तो क्या फिर से इसको एक्सपेंड करेंगे देश भर में बाकी दलों के सहायते से? ये मैं पूछना चाह रहा हूं। देखिए राजनीति में कभी कभी 2 कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं, और देश भर में चुनाव लड़ना, लोकसभा में इतनी भारी संख्या में चुनाव लड़ना, वो हमारी भूल थी, राजनीतिक भूल थी, जिसको बार बार हमने स्वीकार किया है। लेकिन अब हम फूक कर कदम रखेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि देश की पूरी जनता को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, हमारी राजनीति से बहुत उम्मीदें हैं, इस पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए जहां भी जरूरत पड़ेगी पूरी पार्टी कलेक्टिवली ये तय करेगी कि अब देश में कैसे एक्सपैंड करना है, कौन से चुनाव लड़ने हैं, पहले लोकल बॉडीज लड़ने हैं, असेंबलीज लड़ने हैं। इसके लिए नेशनल एग्जीक्यूटिव बहुत जल्दी ही बैठेगी और इस पर विचार करके एक निर्णय लेगी। शुरुआत हम करेंगे फाइनल एग्जिट पोल के वोट प्रतिशत के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2013 में वोट प्रतिशत किस पार्टी का कितना था। बीजेपी की बात करें 33%, उसमें नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी 29%, बढ़ के 41%, बड़ा फायदा। कांग्रेस पार्टी 25% था, 15% घट गया है नुकसान, यानी 10% पर आ गई है कांग्रेस। 10% का नुकसान हुआ है, 15% पर वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का। तो एग्जिट पोल ये साफ बता रहा है कि सबसे बड़ा वोट प्रतिशत का फायदा हुआ है आम आदमी पार्टी को। बीजेपी 34% वोट प्रतिशत हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, आम आदमी पार्टी 41%, कांग्रेस पार्टी 15% और अन्य के खाते में 10% वोट प्रतिशत। इसके बाद अगर सीटों की बात कर ले तो बीजेपी को 32 सीटें 2013 में मिली थी, 2015 में ये घट गई हैं 26, नुकसान 6 सीटों का। आम आदमी पार्टी को 15 सीट का फायदा 43 पर आ गई है, और कांग्रेस पार्टी सफाई के करीब 7 सीटों का नुकसान। एग्जिट पोल दिखा रहा है सिर्फ 1 सीट। जो बड़ी तस्वीर एग्जिट पोल के माध्यम से आ रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल अपने पर सरकार बना रहे हैं 43 सीटों के साथ। आम आदमी पार्टी को बीजेपी पीछे छूट रही है 26 सीटों पर, 2013 से भी खराब प्रदर्शन, और कांग्रेस पार्टी लगभग खत्म होती नजर आ रही है। दिल्ली की सियासत में सिर्फ 1 सीट मिल रही है। तो ये बड़ी तस्वीर है सियासी समीकरण को लेकर, जहां साफ तौर पर आम आदमी पार्टी किशोर 43 सीटों के साथ केजरीवाल अपने दम पर सरकार बना रहे हैं। तो इन आंकड़ों का मतलब क्या है? अगर ये आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या बनते हैं सवाल? वो बड़े सवाल हम यहां देखते हैं, और अब इन बड़े सवालों पर हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल, क्या 14 महीने से चल रही मोदी लहर थम गई है? सवाल नंबर 1, क्या 14 महीने से चल रही मोदी लहर थम गई है? लहर 14 महीने से चल रही है, उसमें लोकसभा चुनाव भी जीत गए। क्या किरण बेदी को लाने से बीजेपी को नुकसान हुआ? सवाल नंबर 2, मोदी लहर थम गई है, किरण बेदी से नुकसान हुआ, क्या मोदी सरकार के काम करने का तरीका बदलेगा? क्या इन नतीजों के बाद तरीका बदलेगा मोदी सरकार के काम करने का? सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 4, क्या दिल्ली का असर बिहार बंगाल में भी दिखेगा? ये 4 अहम सवाल। पहला सवाल, मोदी लहर। पहला सवाल, 14 महीने से चल रही मोदी लहर क्या थम गई है? हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी बने हुए हैं, आशीष खेतान बने हुए हैं, संजय झा बने हुए हैं। एक कमेंट आपसे चाहूंगा। जाहिर सी बात है सुधांशु जी, मोदी लहर थम गई, अगर ये नतीजे आते हैं तो? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, आप ही के चैनल को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि यह किसी भी प्रकार का कोई रेफरेंडम नहीं है केंद्र सरकार के ऊपर। जो भी परिणाम आए, हम ये नहीं कह रहे परिणाम अभी क्या आने वाले हैं, पुनः मैं कह रहा हूं हम परिणाम का विश्लेषण नहीं कर रहे। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। याद करिए 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने सर्वे में योगेंद्र यादव जी जैसे समझदार व्यक्ति ने कहा था 48 सीटें आएंगी। जब 28 आई तो उन्होंने कहा था महज 2% वोट हमने जितना अनुमान किया था उससे कम आया, इसलिए उनकी सीटें 48 से 28 रह गई। इसलिए अभी इस 2% 3% में क्या होगा वो अलग बात है। तीसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके ही सर्वे ने, एबीपी नेल्सन के सर्वे ने 2014 लोकसभा में हमें एग्जिट पोल में कितनी सीटें दिखाई थी? आप मुझे बता सकते हैं क्या?
जी हाँ, जितनी आई थी उससे कम दिखाई थी, तो अब आम आदमी और आपकी सरकार बनी थी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही। लोकसभा की बात। जी हाँ, मैं 2014 कम नहीं, काफी कम दिखाई थी। आपने एक सीट दिखाई थी दिल्ली में भाजपा को। अच्छा, आप दिल्ली की बात 2014 लोकसभा में एक सीट नहीं, एग्जिट पोल में नहीं, तो एग्जिट पोल में नहीं, इसको एग्जिट पोल में नहीं, प्रश्न खींच दिए, एग्जिट पोल में नहीं, एग्जिट पोल में नहीं। सुधांशु भाई, ओपिनियन और एग्जिट में थोड़ा डिफरेंस समझो। एग्जिट पोल में नहीं, एग्जिट पोल में नहीं था। और अगर आप वो भी कह रहे हैं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, मोदी लहर थम गई, आप कह रहे हैं कि नहीं थमी। ये और रेफरेंडम वाला सवाल तो तीसरा वाला था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपने 4 प्रश्न जो खींचे हैं ये तब होते हैं जब परिणाम अंतिम आ गया हो। आप इसके अनुमान के बेस के ऊपर, मैं यही तो पूछ रहा था, अगर यही परिणाम आता है तो कंचन जी, कंचन गुप्ता जी हमारे साथ, कंचन जी देखिए, दिखा रहा था जो भी आए परिणाम, मैं कह रहा हूं अगर आता है तो स्पष्ट है, जो अमित शाह जी ने कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो भी परिणाम आता है, बीजेपी को आम आदमी पार्टी से इतनी जबरदस्त टक्कर तो मिली है मोदी लहर पे, ये तो सवाल बनता है कंचन जी। ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो की गई थी इस चुनाव में वो डिस्प्रोपोर्शनेट थी। दिल्ली में चुनाव है, ठीक है, स्टेट है, लेकिन ये अगर बिहार होता, उत्तर प्रदेश होता, वेस्ट बंगाल होता, जम्मू और कश्मीर में था, लेकिन दिल्ली जैसे एक स्टेट में चुनाव हो रहा है, वहां पर जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट की गई, रिसोर्सेज, मैं रिसोर्सेज फाइनेंशियली नहीं कह रहा हूं, पॉलिटिकल ताकत झोंक दी गई। तो अब यह कहना कि इससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं निकलता है कि लोगों की परसेप्शन जो है सरकार के प्रति या लीडरशिप के प्रति, वो गलत रहेगा। पर देखिए, ये बात मैं भी पहले कह चुका हूं कि दिल्ली एक अपने आप में पूर्ण राज्य भी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है, और मैं चूंकि आप जानते हैं, क्या ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का स्टाइल नहीं है कि वो छोड़ते नहीं किसी चीज को, वो जो भी करेंगे दम लगाकर, मन लगाकर पूरे। देखिए आशीष, आप भी नरेंद्र मोदी करता है इन दोनों को, आप भी नरेंद्र मोदी को अटैक नहीं कर रहे थे पूरे कैंपेन में। आपने नरेंद्र मोदी को अटैक नहीं किया, आपने अटैक किया किरण बेदी को, आपने अटैक किया तमाम उन नीतियों को, सब कुछ किया, लेकिन नरेंद्र मोदी को सीधा अटैक आपने नहीं किया। मैं इसका जवाब देता हूं। हम राजनीति करने आए हैं, लेकिन हम राजनीति किसी एक व्यक्ति का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जब 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़े तो उन्होंने एक कहानी बनाई कि उन्होंने 12 साल गुजरात का बहुत विकास किया, किसानों का बहुत विकास किया, दूध और शहद की नदियां बह रही थी, और अब मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दो, अब देश में भी दूध और शहद की नदियां बहने लगेंगी। लोगों ने वो कहानी मान ली। उस कहानी में बहुत छेद थे, वो छेद तब सामने नहीं आए। कांग्रेस खत्म हो गई थी गुजरात से, ये बड़ी वजह थी नरेंद्र मोदी की जीत की बार बार गुजरात में। लेकिन अब पिछले 8 महीनों में वो कहानी एक्सपोज हो गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी निकली, नरेंद्र मोदी की सरकार आम आदमी विरोधी निकली, नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, नरेंद्र मोदी की सरकार में क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ा। इन सारी नीतियों का हम विरोध करते रहे, इन सारी नीतियों को हम एक्सपोज करते रहे, और हमने चुनाव में बार बार कहा कि हमारे 49 दिन की सरकार देखिए और इनकी 8 महीने की सरकार देखिए। भ्रष्टाचार पर यह बात करना इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने सिर्फ कहा कि हम अपना प्रधानमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। किसको पता भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आम आदमी का भ्रष्टाचार का पाला तो एमसीडी में पड़ता है, सड़क पे पड़ता है, सरकारी कार्यालयों में पड़ता है, वहां पे भ्रष्टाचार बढ़ता गया। 8 साल से एमसीडी पर राज है भारतीय जनता पार्टी का। आशीष लंबा उसमें हम भटकेंगे। सवाल सीधा वीरेंद्र कपूर जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, उससे पहले मैं संजय मैं एक छोटा कमेंट आपसे चाहूंगा। मोदी लहर थम गई, आप तो मानेंगे ही, लेकिन आपका जो हुआ वो दूसरा सवाल है। लेकिन मोदी लहर थम गई? देखिए, आप यदि गंभीरता से यदि आप आंकड़ों को देखिएगा तो आपने नोटिस किया होगा, महाराष्ट्र भी हो या जम्मू कश्मीर हो, झारखंड हो, हरियाणा को छोड़ के, मैं समझता हूं कि हर जगह में आपने देखा होगा कि उन भाजपा का परफॉर्मेंस, यदि आप लोकसभा के से लेके और बाकी स्टेट इलेक्शंस में देखा होगा तो बहुत ज्यादा कम था। और ये मत भूलिएगा कि महाराष्ट्र में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, हरियाणा में 10 साल, और झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस 12 साल से जम्मू कश्मीर इस पर वीरेंद्र कपूर जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं समझता हूं कि इसका एक बहुत बड़ा बीजेपी को एडवांटेज हुआ, उनके पास एक मोमेंटम था। जब यहां दिल्ली में जब चुनाव हुआ है जहां पर 8 महीने तक आपको भाजपा का सरकार है, तो मैं आशीष से इस बात पर सहमत हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक मैंडेट और रेफरेंडम, यदि आपके नतीजे सही निकले तो ये मोदी, नरेंद्र मोदी पर है, क्योंकि भाजपा तो है ही नहीं, नरेंद्र मोदी है। भाजपा तो कब का मर चुका है। ये भाजपा, ये नरेंद्र मोदी पर एक बहुत बड़ा मैंडेट होगा, लेकिन हम 10 तारीख के लिए उसके लिए इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि आप
बीजेपी को थोड़ा सेटबैक लगा और आपको बहुत खुशी हो रही है, पर आप ये भूल रहे हैं कि आपका घर तो जल गया है। नहीं, देखिए आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर राज्य में है और बहुत सारे राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात में हम ही दोनों पार्टी का सबसे टक्कर होता है। तो मैं समझता हूं कि अभी यदि आप, भगवान जाने वो कल वो नेशनल जाए या न जाए, वो अभी रीजनल पार्टी में उनको समझ रहा हूं, और शायद वही उनका एक स्ट्रेटेजी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए और बाकी भी जितने विरोधी पार्टीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी। सुधांशु जी सुन रहे हैं आप? ये मोदी पर कमेंट्स आएंगे, मोदी लहर की बात होगी अगर ये नतीजे आते हैं। ये इसी से जुड़ा सवाल जयंत ओदा का है आपके लिए। सुधांशु जी, मेरा सिर्फ यही सवाल है कि इस बार चुनाव के पहले, देखिए अमित शाह जी लीडर है, चुनाव के पहले कभी नहीं कहेंगे कि हार जाएंगे, लेकिन ये पत्रकार के नाते मुझे भी पता था कि बीजेपी का हालत दिल्ली में क्या है, ये अध्यक्ष जी को भी पता था, और इस समय जो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है उस हिसाब से स्ट्रैटेजी किया गया था। लेकिन अभी ये अगर रिजल्ट है तो क्या इसके बाद दिल्ली के जो लीडरशिप है और उसको क्या संदेश दिया जाएगा जो एक कॉन्सेंसस चीफ मिनिस्टर नहीं कर सका, और जिसके कारण आज मोदी जी और अमित शाह जी के मतलब ये सवाल उठ रहे हैं, जो दिल्ली बीजेपी के लीडरशिप का क्राइसिस, वो नीलकंठ बन रहे हैं मोदी जी और अमित शाह, लेकिन दिल्ली बीजेपी का क्या होगा? और उसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल जो हमने उठाया था वो भी कि क्या आपका तरीका बदलेगा ये नतीजे आते हैं तो? जस्ट सुधांशु, जस्ट एक ऐड ऑन करूंगा मैं उससे। अगर ये 10 तारीख को चुनाव के नतीजे यही निकले तो क्या हम ये मान के चले भाजपा ने भाजपा को हराया? देखिए, मैं तीनों चीजों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले संजय झा जी ने एक बड़ी गंभीर बात कही, उससे पहले मैं अपनी आपत्ति व्यक्त कर दूं। उन्होंने कहा भाजपा तो मर चुकी है। अरे भाई, अब आप ये बात कांग्रेस कह रही है तो ये बिल्कुल वैसी बात लगती है कि आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। तो ये बिल्कुल सरासर आपत्तिजनक बात था, जिसका कि हम पूरी तरीके से वो करते हैं। जिस पार्टी ने इतना बड़ा पहली बार केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार पाई, उसके लिए आप नहीं, उनका कहना था भाजपा नहीं है, ये मोदी सरकार है। देखिए, कहना चाहता था कि ये मोदी है। जी, ये उनका कहना था ये भाजपा सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। भाजपा का तो नाम निशानों कहीं नहीं है। अरे भाई, उनकी पार्टी अगर वो इस पर भी कह रहे हैं तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाते। उनकी पार्टी ने तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कह दिया था, इसलिए उस विषय को तो छोड़ दीजिए। वही सवाल है जो जयंतो घोषाल जी ने बात कही। देखिए, यदि यही परिणाम आते हैं या इसके समकक्ष परिणाम आते हैं, जो हमारा मानना है कि नहीं आएंगे, परिणाम इससे भिन्न होंगे, फिर भी यदि हमारा प्रदर्शन आशा से कम रहता है, यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो भारतीय जनता पार्टी में सफलता एक सामूहिक श्रेय है। जो नेतृत्व करता है उसका श्रेय अधिक होता है। सुधांशु जी, जो केंद्र में नेतृत्व कर रहा है उसका हमें लाभ मिलता है राज्यों में, मगर राज्यों के चुनाव राज्य के मुद्दे पे लड़े जाते हैं और उसके बाद जो परिणाम आएगा उसको हम उसके अनुसार सवाल मेरा ये था आपसे करेंगे। और पार्टी एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कहीं ना कहीं एक इमेज ऐसी, छवि ऐसी बनती जा रही है मोदी सरकार को लेकर कि ये कॉरपोरेट की सरकार है, अमीरों की सरकार है, अमीर उद्योगपतियों की मदद करती है, गरीबों की सरकार उस रूप में नहीं है जिस रूप में आप पहले। वही तीसरा सवाल, क्या तरीका बदलेगा? देखिए, जो एक आरोप लगता है, सुधांशु जी आपने अभी कहा, एक मिनट, आपने अभी कहा कि राज्यों के चुनाव राज्यों पे होते हैं। मेरा सिंपल सा सवाल है, यदि राज्यों के चुनाव राज्यों की इशू पे होने थे तो फिर दिल्ली के केंद्र सरकार की उपलब्धियां दिल्ली में क्यों बार बार गिनाई जा रही थी? इससे जुड़ा हुआ और एक सुधांशु, कांग्रेस को जब भी उनके 10 साल के शासन में पूछा जाता था कि जीत किसकी है, तो राहुल गांधी की होती थी, हार पार्टी की होती थी। आपकी जो शब्दावली में ऐसी एक थोड़ा सा झलक, महक सुनाई दे रहा है। घूम फिर के बात यह है कि मोदी सरकार के नाम पर वोट मांगा तो मोदी सरकार के नाम पर नतीजा क्यों नहीं? सवाल उठाए गए जी।
देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, कई सवाल उठाए गए, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एक कोई कारपोरेट घरानों से जुड़ी है जो गरीब किसान का चिंता नहीं करती। मैं याद दिलाना चाहता हूं, WTO के बाली समिट में किसानों के हितों के विरुद्ध जा रही चीज के विरुद्ध जाके मजबूती से खड़ी कौन हुई? हमारी सरकार आने के बाद खड़ी। दूसरा, जनधन योजना तो छोड़ दीजिए, जो एक सामाजिक सरोकार का पहला अभियान हमने लिया, स्वच्छता अभियान, ये गरीब आदमी के लिए था, ये सिर्फ अमीर आदमी के लिए नहीं था। चौथी बात, सांसद ग्राम विकास योजना जैसा गांव से हर सांसद को व्यवहारिक और भावनात्मक दृष्टि से जोड़ने का जो प्रयास किया वो हमारी सरकार ने किया। इसलिए यह आरोप गलत है और यह किसी न किसी प्रकार की एक सुनियोजित हमारे विरोधियों की रणनीति का हिस्सा है। अब दूसरे प्रश्न अगर इस रणनीति से कहा जाता है कि साहब राहुल गांधी जी वाले मैटर से मोदी जी के ऊपर क्यों नहीं रेफरेंडम है, हम उस पे आ रहे हैं। किशोर जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं इन चुनावों से ही नहीं कह रहा हूं, 2013 के विधानसभा चुनावों से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सभी राज्य विधानसभाओं में यह कंसिस्टेंट स्टैंड रखा था कि राज्य विधानसभा के चुनाव राज्य के मुद्दों के ऊपर होंगे। 2013 विधानसभाओं में भी मुझे याद है, वो बाइट मैंने खुद ही दी थी, हमने हर विधानसभा में कहा। और मोदी जी की लोकप्रियता का तो हमें लाभ मिल रहा था, मगर हमने ये नहीं कहा कि हम उनके वो जो राजकीय मुद्दों पे चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस का केस क्या डिफरेंट था, राहुल गांधी जी अचानक निष्क्रियता में रहते थे, फिर उन्होंने कहा एकदम से अब बिहार में हम सक्रिय होंगे और बिहार में जाकर हम भारी चलिए आपने नहीं, मैं समझ गया आपका जवाब, आपका जवाब समझ गया। आपने बिहार की बात की तो वो हमारा चौथा सवाल था, आपने बिहार की बात की है। मैं हमारे यहाँ क्या है, नहीं मैं जो वाक्य कहना चाह रहा हूं, अंतिम वाक्य, एक मिनट मुझे वाक्य पूरा कर लेने दें। मोदी जी समान रूप से सभी राज्यों में प्रचार कर रहे थे, किसी एक राज्य में विशेष रूप से नहीं जा रहे थे। राहुल गांधी जी विशेष रूप से राज्यों में गए और उसकी असफलता को जब आप छोड़ने का प्रयास करते हैं तो वह न्याय संगत। अच्छा, नहीं मैं समझ गया। आपने बिहार की बात छेड़ी, वही हमारा चौथा सवाल भी था। इनका असर आपने शुरू में कहा, जब मोदी उत्तर प्रदेश भी था, जब आपने शुरू में कहा कि अमित शाह जी खुद ही अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि ये रेफरेंडम नहीं है, पहले सवाल के जवाब में। चौथे सवाल जो है ना कि इसका असर बिहार और बंगाल पर पड़ेगा, उस पर अमित शाह जी ने कहा कि हाँ पड़ेगा, उसी इंटरव्यू में। आप मानते हैं पड़ेगा? देखिए, मैं ये मानता हूं कि बिहार और बंगाल की जो स्थिति है उसके अंदर कितना बदलाव आ रहा है, अभी चुनाव तक कितना बदलाव आएगा ये कहना थोड़ा अभी मुश्किल है। शारदा स्कैम से बंगाल में जो नई नई चीजें उभर रही हैं उसका बंगाल की सरकार पर क्या प्रभाव होगा, और आज ही का आप डेवलपमेंट बिहार का देखिए, जिस जंग की फूट जनता दल में दिख रही है, वो परिवार जो जनता परिवार कहता था उसमें इतनी मारामार दिख रही है, उस परिवार में मारामार तो असर नहीं पड़ेगा, बात होने से पहले असर इसका नहीं पड़ेगा। अच्छा चलिए, खुर्रम रजा साहब का सवाल है। आशीष, मेरा सवाल तुमसे है, जो लोकसभा के चुनाव, बात कहना चाहता हूँ, पहले मेरा सवाल सुन लो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चलो कहो। मैं एक बात कह दूं उससे पहले, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहो ना। नहीं, एक छोटी सी बात कह दूं, मैं आपका सवाल सुन लूंगा। फिर नरेंद्र मोदी जी की जो आर्थिक नीतियां थीं, जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस था गुजरात का, उसका आज तक कभी ठीक से विश्लेषण हुआ ही नहीं है। अब ये 8 महीनों में उसकी सच्चाई सामने आने लगी है, और नतीजे चाहे कैसे भी हो सकता है, नतीजे हमारे विपरीत भी जाएं, लेकिन अगर तब भी जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो आम आदमी विरोधी भी है, वो किसान विरोधी भी है, वो गरीब विरोधी भी है, और उसकी सच्चाई अब हम पूरे देश में खोलेंगे। अब आप अपना सवाल कर सकते हैं खुर्रम जी। पूरे आप सच्चाई पूरे देश में खोलेंगे, ये अपने आप में एक अहम स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं माफ कीजिएगा, फिर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन सुधांशु जी आपने 2 बातें कही कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर रेफरेंडम न माने से, इसका असर बिहार बंगाल पर न माने, तो फिर इन नतीजों, ये इन अनुमानों पर आपका जो रिएक्शन है इससे हम मतलब क्यों ना निकालें। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।